हेलो बच्चों, कैसे हो? देख लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देख लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा क्लास, एक चीज़ और थी, मैंने तुम्हें तब भी बताया था रदरफोर्ड जी के हमारा प्यारा प्यारा ड्रॉबैक्स आ गए थे। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है बेचारा, घूमता 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 घूमता, याद है? स्पेक्ट्रोफेटम बहुत ज़रूरी चैप्टर है, ध्यान रखो क्लास। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी वीडियोज़ जितनी भी मैं बना के रख रहा हूँ, देखने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तुम स्पेक्ट्रोफेटम के क्वेश्चन बना दोगे, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो, किसी चीज़ का भी हो, नीट का हो, सीईटी का हो, हुसोएवर, बिट सेट का हो, ठीक है। अभी आने वाला बिट सेट का पेपर भी देख लेना, काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए। तो अब सुनो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको सुलझाने के लिए, ड्रॉबैक क्या था हमारा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यही था ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस था तो भाई अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम गोल 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 घूम रहा है भाई, तो इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। भाई एनर्जी रेडिएट करेगा, पसीना आएगा, जैसे मुझे भी आ रहा है राइट तो जैसे जैसे आप घूमोगे, गोल 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 घूमोगे, तो डेफिनेटली एनर्जी रेडिएट करोगे। और जब एनर्जी रेडिएट करोगे तो भाई साहब क्या आएगा? चक्कर आ जाएंगे, गिर जाओगे, नहीं गिर जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो वैनिश। तो इस चीज़ पे रुझान देने के लिए बोर जी आए थे, नील बोर, बहुत अच्छे थे, और कहते ना शहंशाहों में शहंशाह नील बोर, और बहुत समय तक और आज तक हमारे लिए वो वैलिड हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी थी। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट दिया था उसने, इट इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट, क्या दिया था? बोर पोस्टुलेट्स, बोर पोस्टुलेट, हेडिंग डाल सकते हो, पोस्टुलेट्स। तो उसने यही कहा था कि भाई पहले तो थैंक यू बोला, है ना भाई, थैंक यू तो बोलना बनता है। किसको? रदरफोर्ड जी को, कि आपने कम से कम न्यूक्लियस निकाला, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आई, स्कैटरिंग एंगल के बारे में भी आई, बहुत कुछ। रदरफोर्ड को आप छोटा मोटा नहीं मान सकते, बहुत अच्छा मॉडल था जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ जानने को मिला भी। तो बोर जी ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बात तेरी सच थी, बट in a fixed orbit which have fixed energy, which have fixed energy. Yes, electron revolve around the nucleus, बिल्कुल बात सच है, but in fixed orbit which have fixed energy. इसी वजह से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और घूमता रहेगा अकॉर्डिंग टू द बोर। बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू द बोर, इज इट क्लियर? तो पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट which have fixed energy, which have fixed energy. Electron revolve around the nucleus which have fixed orbit, in a fixed orbit which have fixed energy. और इसी पोस्टुलेट की वजह से आप बोल सकते हो कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए भाई साहब रिपल्शन, यानी कि जब हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, तभी वो घूम पा रहा है। तो इसका मतलब है आपका क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कूलम्स लॉ याद है? तो K Q1 इंटू Q2 याद है ना, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, विच शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यही होता है ना। अब सर Q1 क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है बेचारा, और अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कुछ भी हो सकता है। तो K Q1 कितना है? K Q1 कितना है सर? इलेक्ट्रॉन है, ओके। और एक आपका जो दूसरा है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आप Ze लिख सकते हो। कैसे सर? Ze, Z इज द एटॉमिक नंबर और E इज द चार्ज ऑन सिंगल प्रोटोन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल चार्ज आएगा वो Ze आएगा। सेम चीज़ मैंने आपको लास्ट वाली जो वीडियो थी आपकी, ये रदरफोर्ड वाले जो मॉडल की थी, वो वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल और ये सब तुम सीखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, राइट, फिजिक्स के अंदर, जो आपका पहला चैप्टर है, क्लियर, जब 12th में आ जाते हो। तो कूलम्स लॉ भी वहीं की वहीं है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू E है और Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? Ze, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने हैं? मान लो Z है, विच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो E होगा, तो टोटल आपका जो चार्ज हो जाएगा Ze। तो K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट था बोर जी का। बात समझ में आई बात समझ में भाई साहब? ठीक है, ओके। तो ये मेरा यानी कि आप लिख सकते हो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इज इट क्लियर? है ना क्लियर? बहुत लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास, आज तुम बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, यहीं की यहीं मैं फिजिक्स का जो 12th में एटम वाला चैप्टर के अंदर जो बोर वाला पार्ट है, राइट, वो भी हम निपटाते हुए चल रहे हैं पूरा का पूरा, राइट। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मेरा फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग था। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, जिसकी वजह से सही बताऊं बेचारे इसी की वजह से उसका विनाश भी हुआ था। आगे चल के डी ब्रोगली जी आए थे, उसका हैप्पी बर्थडे करके गए थे, राइट। तो डी आपका जो सेकंड पोस्टुलेट था उसने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअली प्रॉब्लम थी इसको फाइंड, मतलब मिल तो गया, इसको प्रूव नहीं कर पाया था। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन बताओ 2 पाई। ठीक है, तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम सबको पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मतलब n, इंटीग्रल राइट, h अपॉन 2 पाई। ये मेरा एक सेकंड पोस्टुलेट हो गया। एंड थर्ड पोस्टुलेट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली वीडियो के अंदर, ठीक है, आपका अगर कोई ये एनर्जी लेवल E1 है, ये एनर्जी लेवल E2 है, कुछ भी ले लो, ऊपर से नीचे गिरता है, तो जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है यानी कि E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल टू एच न्यू। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है तो एक फोटोन रिलीज होता है ना, एक फोटोन रिलीज होता है, वही है। यानी कि कितने फोटोन रिलीज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी डिफरेंस दैट यू कैन, राइट। तो ये 3 पोस्टुलेट हैं। अब यहाँ से बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमारे निकल के आते हैं। कैसे वो निकालते हैं एक्सप्रेशन, हर जगह क्या होता है स्टार्टिंग में 11th में वो फटाफट डायरेक्टली फॉर्मूला बता देते हैं, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला हम साइमल्टेनियसली, क्योंकि 12th में तुम्हारी इसी चीज़ों की डेरिवेशंस भी हैं, है ना, बोर्ड्स में डेरिवेशंस भी काम आ जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो निकलता कैसे है। तो मैं पूरा लेक्चर इसमें कवर कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें डिराइव करना भी आना चाहिए, तुम्हें घबराए ना हो 12th में आके। यहीं के 11th में कहते हैं ना 2 चैप्टर से नक्की हो जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते पढ़ते 12th के आपके डुअल नेचर ऑफ मैटर और एटम वाला चैप्टर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ऑलमोस्ट 99%, 1-2% बचेगा एक्सरेज वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब ये हमारे पास ये 2-3 हमारे 3 पोस्टुलेट्स हैं, इनको यूज़ करके हम अपना जो वेव नंबर वाला डेरिवेशन है वो भी देखेंगे। वेव नंबर वाला मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम डिराइव करेंगे 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रेडियस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, राइट। हाउ टू फाइंड आउट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर, और एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम निकालेंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, तो आइए रब कर दूं क्लास, है ना। अब क्योंकि अब हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए डेफिनेटली सर बोर्ड तो चाहिए ही होगा पूरा का पूरा। अब ये एक्सप्रेशन हमें याद है, चलो ठीक है, मैं दोबारा लिख दूंगा। अभी मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, या nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले चीज़ है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth मतलब कोई सा भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, सही है। सबसे पहले रेडियस के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारे पता है कि पहला पोस्टुलेट क्या था सर, के आपको पता ही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, प्लस भूलना मत, ये 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही है ना पहला पोस्टुलेट। अब दूसरे वाला क्या था हमारा, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये मेरे 2 पोस्टुलेट थे। अब मुझे रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वी का एक्सप्रेशन निकालता हूँ और वहाँ डाल देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और आर से आर तो सर कट ही जाएगा,
तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन निकाला NH अपॉन 2πmr, सही है। ये v का एक्सप्रेशन मैं यहाँ डाल देता हूँ, राइट। तो लिख सकते हो पुट दिस इक्वेशन ऑफ v, पुट दिस इक्वेशन ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, नाम दे देते हैं, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो पुट दिस इक्वेशन ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यही होगा ना, राइट। अगेन एक आर से एक आर, फिर तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो गया। और क्या, एक एम से एक एम, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है। आर इज इक्वल टू, उधर ले जाओ आर को और इसको बाकी को इधर ले जाओ, तो एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, यही होगा। अब इनको अलग कर लो, एन स्क्वायर बाय जेड को, ठीक है। बाकी सब आपका कांस्टेंट आ गया, राइट। एन स्क्वायर बाई, क्योंकि एन आपका चेंज होगा, जेड भी आपका चेंज हो सकता है, तो जेड एटॉमिक नंबर होता है, तो एन आपका शेल नंबर होगा। तो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी, जिसका नाम हम दे देते हैं ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये आर एनथ के लिए एक रेडियस का एक्सप्रेशन आता है, और इस ए नॉट को हम बोलते हैं फर्स्ट बोर रेडियस। फर्स्ट बोर रेडियस क्यों बोलते हैं सर, वाई डू वी से दिस फर्स्ट बोर रेडियस, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 में रखता हूँ और z की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो रेडियस जो आएगा वो a नॉट के इक्वल ही आना है। अब ये सारी वैल्यू जब आप डालोगे इसमें, ये आपको वहाँ डालने की देखने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतना टाइम नहीं होता। तो h की वैल्यू डालोगे 6.64 इंटू 10⁻⁻34, k की वैल्यू डालोगे है 9 इंटू 10⁻9, 4 पाई, ई की वैल्यू डालोगे 1.6 इंटू 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, राइट। तो फर्स्ट बोर रेडियस आपका अगर आता है फॉर हाइड्रोजन, दैट इज़ 52.9 पिकोमीटर, ये निकल के वैल्यू आती है किसकी, ए नॉट की। तो फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन बनता है ये आर एन एच इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये मेरा यहाँ से डिराइव हुआ। देखो सिंपल है डेरिवेशन, कोई टफ डेरिवेशन नहीं बोल सकते सर, वी की वैल्यू यहाँ से निकालो यहाँ डाल दो, काम खत्म, है ना। तो इट्स नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड, मना बहुत हुआ बना रखा है ये सर, कहाँ से आया कैसा है, ये बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, तो ये यहाँ से आया, ठीक है क्लास, बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये मेरा पहला रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम जाएंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, क्लियर, लिख लिया ये 52.9 पिकोमीटर होता है ए नॉट। नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलो मैं यहीं निकाल देता हूँ ताकि तुम्हें आसान रहे। अब आ जाओ, सेकेंड है वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, इफ़ आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, तो अब क्या करना है, इन दोनों से रेडियस का एक्सप्रेशन निकालो, इससे भी निकालो इससे भी निकालो, तो रेडियस को इक्वेट कर दो, v का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो मैं पहले वाले एक्सप्रेशन से, पहले वाले इक्वेशन से मैं रेडियस का एक्सप्रेशन निकालता हूँ, तो रेडियस का एक्सप्रेशन कितना आएगा सर, आर से आर तो कट गया था, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, राइट, यही आएगा। और दूसरे से एक्सप्रेशन आर का वैल्यू कितना आएगा, ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड के लिए अगर बोलूँ तो कितना आ जाएगा रेडियस का एक्सप्रेशन, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी, ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन से, राइट, यही आ गया। अब अगर हम बात करें, इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट, ठीक है, लाओ अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी। सही है, तो 2 पाई एम इंटू वी, वी से वी कट गया, तो आपका जो एक्सप्रेशन आ गया, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द वी, वी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर, है ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू एम, और ऊपर आ जाएगा 2 पाई एम, एम से एम कट गया, तो आप नोटिस करोगे सर, तो z बाय एन को अलग कर दो,
तो v इज इक्वल टू ये v नॉट आ जाएगा इंटू जेड बाई एन, बाकी सब आपका कांस्टेंट है। अगेन इसकी वैल्यू जब तुम निकालोगे इट विल कम आउट टू बी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये बात, ये जब तुम्हारी वैल्यू निकल के आती है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक्सप्रेशन अगेन बहुत काम का है जब तुम v का निकालते हो। ठीक है, राइट, इज इट क्लियर? हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे, ये हमने क्या क्या निकाल लिया बच्चों। एक तो हमने निकाल लिया आपका रेडियस का एक्सप्रेशन, है ना, रेडियस जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले भी ध्यान रखना और बाबू प्रोसेस भी ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रोसेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी ध्यान रखना। वो क्वेश्चन वही होगा जो एडवांस टाइप होगा, है ना। तो प्लीज़ मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, लोग सोचेंगे 2 मिनट में है सर, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रेडियस का वही एक्सप्रेशन यूज़ होने वाला है, या वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन वो यूज़ होने वाला है। ऐसे ही अभी हम जाने वाले हैं किसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देखेंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद आएगा आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं पूरा बोर मॉडल के अंतर्गत। क्लियर है? क्लियर, चलिए। तो सबसे पहली चीज़, अब हमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सर याद होगा, अगर कोई चीज़ गोल 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 घूमती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता था एंगुलर वेलोसिटी। याद आया? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई बॉडी गोल 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 घूम रही है, इफ इट इज़ रिवॉल्विंग, राइट, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई एंगल आपका चेंज हो रहा होगा। जैसे लीनियर वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरह आपका अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं बात करता हूं तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। बेसिक टर्म्स हम कभी नहीं भूल सकते, अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितने, कहते हैं कितना एंगल आपका चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम ओमेगा बोलते हैं। जैसे कि वेलोसिटी होती थी, तो रिलेशनशिप होता है एक सर्कुलर मोशन के अंतर्गत वो आता है। ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन के वो अंतर्गत आता है, जो आप पढ़ोगे भी सर्कुलर मोशन आपके फिजिक्स में, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और वेक्टर नोटेशन में अगर हम बात करते हैं तो ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है आपको बता दूं, ओमेगा क्या है सर, कितना एंगल आपका चेंज कर रहा है, यानी कि पूरा एंगल चेंज दिखेंगे, पूरा एंगल चेंज देखेंगे, मानोगे नहीं मानोगे, फुल यहाँ से यहाँ तक। तो जब वो पूरा एंगल चेंज देखेंगे, यानी कि पूरे सर्कुलर मोशन में हम बात करेंगे, तो एंगल टोटल कितना हो गया, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो टोटल एंगल कितना हो गया सर, 2 पाई। ओके, और पूरा जो टाइम पीरियड, यानी कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कि टी। और बचपन से पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, तो 2 पाई एफ। सही है, तो ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? ओमेगा को हम क्या करते हैं डिनोट, 2 पाई एफ, राइट। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा सर, अब अगर हम बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट वी गो आउट, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ सर। तो v इज इक्वल टू आर, वी एन एथ इज इक्वल टू आर एन एथ इंटू ओमेगा क्या है, और 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा सर, वी एन एथ अपॉन आर एन एथ अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वी नेथ का जो एक्सप्रेशन था, जो हमने निकाला था पूरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए मैं एक बार देख के लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने वो रब कर दिया था। ठीक है, तो जो v का एक्सप्रेशन निकला था क्लास, देख लो, v का एक्सप्रेशन कितना था हमारा, 2 पाई के z ई स्क्वायर अपॉन एन एच, यही था ना v का एक्सप्रेशन। ओके, z की वैल्यू तो हम जनरली हाइड्रोजन के लिए 1 लेके चलते हैं। और रेडियस का जो मेरा एक्सप्रेशन आया था क्लास, वो कितना आया था, n स्क्वायर h स्क्वायर। आपको निकाल के रखने पड़ेंगे, आप कहोगे सर निकाल के रखने पड़ेंगे, हाँ जी, 4 पाई स्क्वायर m
के ई स्क्वायर, ये मेरे एक्सप्रेशन थे जो मेरे वेलोसिटी के जो हमने डिराइव किए थे अभी थोड़ी देर पहले, और ये रेडियस के, ठीक है। अभी वैल्यू मैं वहाँ डाल देता हूँ अच्छे बच्चों की तरह। तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, आर एन एच कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम के ई स्क्वायर। सही है क्लास? कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा लेकिन जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग अप द वैल्यूज, ठीक है। इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई एक तो उड़ा दो, पहली चीज़ है ना। अब अगर नोटिस करोगे, बाकी तो छोड़ो, तो व्हाट आई बिलीव यहाँ एन क्यूब आ गया और ऊपर जेड स्क्वायर है, बाकी सब आपका कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो 3 चीज़ें अब तक आप देख चुके हो, वेलोसिटी यानी कि आपका v नॉट इंटू जेड बाई एन, ये रहा, ठीक है, ओके। रेडियस आप देख चुके हो कितना है, एन स्क्वायर बाय जेड, बाकी ए नॉट है जो कि फर्स्ट बोर रेडियस भी कहलाता है, याद है ना, फर्स्ट बोर रेडियस भी कहलाता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया है, बहुत सिंपल है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं गुरुजी एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए, एनर्जी, ठीक है। रब कर दूं गुरुजी, रब कर दूं लिख लो, चलो। अरे बच्चों, बहुत आसान हैं चीज़ें और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन हमेशा बोलूँगा प्रोसेस के थ्रू सीखो, राइट, ऑलवेज। पता है हम इसके जेई के क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे के सारे जितने भी आए हुए हैं ना तुम्हारे, सब करेंगे। रिलैक्स रखो अपने आप को, बस ध्यान रखना, 1 बाय 1 अपनी डे का प्लान बना के चलते रहो। अब आ जाओ, मेरा सेकंड थिंग आती है एनर्जी। अब एनर्जी निकालने के लिए, मतलब चौथा टर्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन। अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, है ना, वी नीड टू फाइंड द एनर्जी, मानते हो। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन है तो सर हमारे पास, वैसे तो आपने सर बता दिया था -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, बट वो आया कैसे? आपको फर्स्ट वाला जो पॉस्टुलेट है वो याद है, क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही था ना मेरा एक्सप्रेशन, मेरा फर्स्ट पॉस्टुलेट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, ठीक है। आर से आर काट देता हूँ, हाफ से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। अब हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। गली के बच्चों को पता है, सर कुछ और पता हो ना हो, लेकिन ये जरूर पता है। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, कितना आसान हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अच्छा सर, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी देखा है अपने पार्ट, आपका जो ये रदरफोर्ड वाला जो मैंने पार्ट सिखाया था, शायद पार्ट 6 था आपका वो, ठीक है। तो उसमें मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तुम्हें सिखाया था, तो वो भी तुम्हें अगर याद हो, आइडिया हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है, आपको मैंने उस समय भी बताया था, के क्यू बाय आर, कभी नहीं भूलने का, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है डैट इज के क्यू बाय आर, अभी इसे याद रख लो, 12th में तो बार बार यूज़ करते ही रहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भरपूर मात्रा में तुम्हें ये यूज़ होने वाला है। तो पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर इंटू चार्ज, है ना, आर तो रहेगा ही रहेगा, इंटू चार्ज। अब चार्ज रहेगा सर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कैसे आप कहोगे सर, न्यूक्लियस तो ये रहा, न्यूक्लियस जिसको आप ZE लिख सकते हो, है ना, बताया था उसमें भी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है जो कि गोल गोल घूम रहा है, और आपको पता है पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई यू हैव केप्ट -E। तो के क्यू की जगह पर मैं डाल देता हूँ गुरुजी ZE बाय आर इंटू -E, यानी कि के जेड, यानी कि -KZ ई स्क्वायर बाय आर। ये लो सर, कितनी खुशी की बात है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ गया। तो आप अगर नोटिस करोगे दोनों में, ठीक है,
अगर आप नोटिस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप भी निकल रहा है, रिश्ता। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kZe²/2r है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस दिस है, राइट। दोनों साइड माइनस है, सबसे इजी है, कभी भी कंफ्यूजन होता है ना रिलेशन में, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। देख रहे हो, kZe²/r ये माइनस है, तो के ई इज इक्वल टू दिस, तो रिलेशनशिप आ जाता है। आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही है भाई, क्लियर है ये। तो ये सबसे अच्छा रिलेशन तुम्हारा यहीं की है, डिराइव हो जाता है। अब अगला जो पार्ट आती है इसमें टोटल एनर्जी की। सर टोटल एनर्जी का हम क्या करेंगे, सिंपल है वो भी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को अगर तुम ऐड करते हो kZe²/2r ऐड करोगे ना, माइनस kZe²/r, तो इट विल कम आउट टू बी माइनस kZe²/2r। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी। अगेन आपको दिखेगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक, इसी का माइनस ही तो आ रहा है ना, माइनस ऑफ ये काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन एक और रिलेशनशिप आ गया, और काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है तो वो भी आ जाएगा। तो आपस में तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले विद दीज, ठीक है। तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप आ गए जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होना है। अब अगला जो हमारा टास्क है वो ये है, ये तो निकल गया सर, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल गया। अब ये टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है जो हमने पढ़ा है, वो आपने क्या पढ़ा है गुरुजी, -13.6 अपॉन n² इंटू Z², यही पढ़ा है ना, -13.6 अपॉन n² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। गुरुजी ये कभी भी नहीं भूलने का, सही है, राइट। आपको मैंने बताया था ये सब चीज़ें आपके फिजिक्स में भी है, एटम वाले चैप्टर में। जब तुम फिजिक्स का 12th में चैप्टर पढ़ोगे तो एक तीर से हमने देखा जाए, हमने 3 निशाने डाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ केमिस्ट्री पूरा ढंग से, और फिर हमने डाला है एटम चैप्टर, और हमने डाला है डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर भी। ध्यान रखना क्लास में उसके क्वेश्चंस भी सोच रहा हूँ कि जब आपने कंटेंट तो सीख ही लिया है तो उसके क्वेश्चंस भी हम डुअल नेचर ऑफ मैटर पे करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाएंगे डायरेक्टली बहुत सारे, अगले जो लेक्चर्स बनेंगे तुम्हारे, आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जो हैं वो तुम्हें करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन सीखते रहो, करते भी रहो, ठीक है। अभी कंटिन्यू है, कभी सोचो ऑफ हो गया हो, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चलो, तो ये मेरे रिलेशनशिप आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पे रेडियस का ये एक्सप्रेशन है वो डालूंगा, ठीक है। चलो डालते हैं, अब कर दूँ, ये रिलेशनशिप लिख लिए सबने, ठीक है। तुम्हें मेरे ख्याल से ये बहुत सही समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन भी कोई चीज़ टफ नहीं होती, वहीं से ही कॉन्सेप्ट से ही निकलता है, और वो याद हो जाता है ना, तो एक्सप्रेशन निकालना इज़ नॉट अ टेढ़ी खीर। और फिर एडवांस के जो पेपर्स हैं ना वो फिर सहूलियत वाले लगने लगते हैं, राइट, व्हेन वी हैव अ हैबिट ऑफ डिराइविंग द थिंग्स, है ना। पहले यही होता था, अभी ये फॉर्मूले वाली ज़िंदगी की वजह से ना, तो एडवांस में या एडवांस जैसे क्वेश्चन में जैसे अभी नीट में दिक्कतें आई, वो इसी वजह से भी आई, ठीक है। हमें फॉर्मूला याद रहता है, हमें उसके पीछे का प्रोसेस याद नहीं रहता, डेरिवेशंस हमें याद नहीं रहती। फिज़िक्स को क्लास बार बार बोलता हूँ, समझो, कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता, कभी भी उसकी टेंशन मत लो कि क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बना, हमसे भी नहीं बनता बहुत बार यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, नहीं बनता कभी। तो कभी ये मत सोचो कि 1-2 क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बन रहे हैं तो तुम्हें फिज़िक्स नहीं आती, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारा अप्रोच ठीक है तो पहले कोशिश करो कि वो अप्रोच बने। क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो उसके आईने से, उसके एंगल से सोचो, बेसिक से सोचो, राइट, तो अपने आप ही तुम्हारी फिज़िक्स बनने लगेगी। और टाइम दो, सबसे मेन है वो टाइम। फिज़िक्स नीड योर एक्चुअल टाइम, नथिंग एल्स फिज़िक्स नीड, ठीक है। चलिए, तो काइनेटिक टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है क्लास वो कितना है, -kZe²
अपॉन 2r। रेडियस का एक्सप्रेशन कितना है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर, m इंटू के इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, राइट। अच्छा, तो अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप नोटिस करोगे गुरुजी, मेरे ख्याल से वही बनने वाला है। तो z स्क्वायर आ गया और अपॉन n स्क्वायर। तो एक काम करो, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसको तो अलग कर लो। ठीक है। अच्छा, अब बचा माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और k स्क्वायर आ गया, e की पावर 4 आ गया। कितने अच्छे लोग हैं, ये हो गया और ये हो गया, राइट। अच्छा, इंटू 4 पाई स्क्वायर हो गया, इंटू m हो गया, अपॉन ये 2h स्क्वायर हो गया, है ना, यही बना। बाकी सब ये आपका वैल्यू निकल के आएगी, राइट, यही निकल के आएगी ना वैल्यू। अब सब आप जब भी वैल्यू डालोगे, आप कहोगे सर मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा इतना सारा? नहीं, क्या करो, बेस्ट तरीका होता है, इसको कभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आगे, डायरेक्टली वैल्यू लिखना, क्योंकि डेरिवेशन है ना, डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं। हाँ, अगर आपका कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है एडवांस वगैरह में, तो शायद आपको एक्सप्रेशंस, मतलब आपको अगेन याद नहीं करना होता, डिराइव करना होता है, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा कंडीशन देंगे कि वो कट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ तो वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस कांस्टेंट की पूरी सबकी जो वैल्यूज़ निकल के आती है, वो आती है, मैं आपको बता देता हूँ, यहीं की यहीं इस सारी जो वैल्यू निकल के आएगी 21.76 इंटू 10⁻⁻⁻19, ठीक है, इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये कितने में है, जूल्स में है ना, किस में है ये, जूल्स में। अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, आपको तो पता है, आप तो बड़े होशियार हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं, यही होते हैं ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं, मानते हो नहीं? तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसी हमें वो जनसंख्या चाहिए, जैसे वो हमें वैल्यू चाहिए, वो प्यार वाली वैल्यू। तो -21.76 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है क्लास, देखो वही किया हुआ है ना। अब आ गया हमारा, डायरेक्टली लिख देना चाहे, -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लो सर, हैंस यू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो जो हमें लगता था बहुत अजीब व गरीब टास्क होगा, वो इतना सिंपल टास्क है। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट। तो आपका हर चीज़ डिराइव करके देखो, आपने एनर्जी भी डिराइव करके देख ली, आपने वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाला, आपने रेडियस का एक्सप्रेशन निकाला, आपने फ्रीक्वेंसी तक का भी एक्सप्रेशन निकाला। जनरली वैसे फ्रीक्वेंसी भी जो कभी आज तक मैं जो क्वेश्चन देखे हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर देखे हैं, जैसे z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, जनरली तो n क्यूब, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। बट इतना तुमने आपने सीख लिया मेरे ख्याल से, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, यहाँ तक तुमने आज देखा एटम के, मतलब बोर जी के एक तरह से पोस्टुलेट्स में हमें क्या क्या एक्सप्रेशंस पता लगे। अब अगले लेक्चर में सबसे पहले तो मैं ख़त्म करूँगा कि जो ये बोर जी का जब विनाश हुआ, मतलब किस मेन पोस्टुलेट की वजह से विनाश हुआ, कुछ उसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको कवर अप करने आए थे हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, है ना। तो जो डी ब्रॉगली भाई साहब आए थे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमारा आया था, राइट। तो दोनों के दोनों ने मिलके, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोए थे, और उस समय जो चीज़ बोर जी सोच नहीं पाए थे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक कोई भी अगर समस्या है कुछ भी तरीके की, प्लीज़ 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 कमेंट करना, ठीक है, राइट। सीखना है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार सॉलिडिफाई होना है, राइट। चलिए, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।